वीवर्स, एलिस इन द बॉर्डरलैंड के सीजन 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग पर लिखा था नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगा। नीचे अरेजू, उसागी, हुडी और कोइना होते हैं। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि गेम कब स्टार्ट होगा। तभी वो कुछ गाड़ियों की आने की आवाजें सुनते हैं। कुछ गाड़ियां उनकी तरफ ही आ रही थी। उनमें से कुछ लोग उतरकर कहते हैं कि हमें पता लगा है कि गेम का अगला पड़ाव यहीं से शुरू होने वाला है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वहां पर गोलियों से कत्ले आम शुरू हो जाता है। लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा था। वहां पर भगदड़ मच जाती है। अरेजू और उसके फ्रेंड्स भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि गोलियां कहां से चल रही है। तभी हुडी को सामने से हुकुम के बादशाह का कार उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर इनको काला कोट पहने हुए एक आदमी गन के साथ आता हुआ दिखाई देता है, जिसका चेहरा ढका हुआ है, जिसके पास गन भी है। यानी कि यही है हुकुम का बादशाह जो गोलियों की बरसात कर रहा है। ये इससे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी इनका दोस्त गाड़ी लेकर आता है जिसका नाम तत्ता है। भी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन हुडी बॉम्ब की वजह से नहीं बैठ पाता। कार में ये लोग डिस्कस करते हैं कि गेम कब शुरू हुआ और हमें किसे मारना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी अरेजू बोलता है कि हमें इसी आदमी को मारना है, क्योंकि यही है हुकुम का बादशाह और यही सबसे ताकतवर भी है। वो आगे कहता है कि हमें हर कार के हर बादशाह को हराना होगा और अगर हम सभी बादशाहों को हरा देंगे तो हम ये पड़ाव भी पूरा कर जाएंगे। ये सब बातें कर ही रही होती हैं, तभी इनके पीछे से हुकुम का बादशाह गाड़ी लेकर आ जाता है और इन पर हमला करता है। फिर गन फायरिंग के दौरान इनकी गाड़ी भी गिर जाती है और इनको फिर भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। अब इस भगदड़ में अरेजू, तट्टा, कोइनी और उसागी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और इनके बाकी दोस्तों का पता नहीं चलता। ये एक कार के शोरूम में पहुंच जाते हैं। तत्ता नई कार्स को देखकर कहता है कि मेरा इनको चलाने का मन कर रहा है, लेकिन उसागी और अरेजू खाने की तलाश में निकल जाते हैं। अब खाना कलेक्ट करते वक्त उन्हें अपने पुराने दोस्तों की याद आती है कि कैसे साथ में बैठकर वो खाया करते थे। फिर तत्ता और कोइनी एक कार निकाल ही लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरेजू देखता है कि हुकुम का बादशाह हमारी ओर ही आ रहा है। अब इससे बचने के लिए सभी कार के बादशाह की लोकेशन पर एक मैप देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम किसी दूसरे कार्ड के बादशाह की लोकेशन पर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि शायद दूसरे कार्ड के बादशाह शांति से गेम खेलते हो, ना कि हुकुम के बादशाह की तरह जो अंधाधुंध फायरिंग करता है। फिर ये लोग चिड़ी के बादशाह में जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन ही सबसे दूर होती है। चिड़ी के बादशाह का गेम भी टीम में खेला जाता है, तो इनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। अब जैसे ये चिड़ी के बादशाह के इलाके में पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां पर 5 बेल्ट्स रखी हुई हैं। अगर 5 बेल्ट पहनेंगे तभी जाके गेम शुरू होगा, लेकिन यहाँ तो 4 ही होती हैं। अभी पीछे से आवाज आती है कि मैं हूँ 5वां खिलाड़ी। ये फर्स्ट सीजन का आखिरी में उत्पाद मचाने वाला निरागी है। वह उस समय तो मर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। अब इनको कैसे भी करके ये गेम खेलना ही है, तो इनको निरागी को अपनी टीम में लेना ही पड़ता है। हालांकि दोस्तों, इनको निरागी पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन गेम खेलना है तो क्या करें, भरोसा करना पड़ेगा। अब 5 बैंड पहनते हैं और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाते ही पता चलता है कि ये जगह बड़े बड़े टैंक से भरी हुई है। अभी सामने एक स्क्रीन पर अनाउंसमेंट की जाती है कि चिड़ी के बादशाह की टीम पहुंच रही है। तभी एक एक करके मेंबर्स आते हैं। आखिर में आता है चिड़ी का बादशाह, जिसका नाम क्यूमा होता है। लेकिन दोस्तों, चिड़ी का बादशाह पूरी तरह से नंगा होता है। बादशाह को देखकर लगता है कि उसको जनता ने लूट लिया। फिर वो अपने सभी साथियों का इंट्रो करता है। फिर बादशाह क्यूमा कहता है कि मुझे नंगा देखकर तुम हैरान मत रहना। न्यूडिटी तो सारे समाज का आंदोलन हिस्सा रहा है और वैसे भी हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि हमें ऊपर वाले ने भेजा है। अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्यूमा और उसकी टीम एक म्यूजिक बैंड में है और वहाँ पर एक वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोबारा फिर हम प्रेजेंट में आते हैं तो क्यूमा कहता है कि इस गेम का लीडर मैं ही हूँ और हमारी ही टीम के मेंबर ने इस गेम को बनाया है, लेकिन अभी तक हमने भी ये गेम नहीं खेला है। इस गेम में तुम्हारे अगेंस्ट हमें खेलना है। जिसकी टीम जीतेगी वो बच जाएगा और जो हारा वो सीधे मर जाएगा। अब गेम के रूल्स बताए जाते हैं। स्क्रीन पर आता है कि इस गेम का नाम है ऑस्मोसिस। अब क्यूमा पूरा गेम डिफाइन करता है कि रूल्स कैसे होंगे। वो कहता है कि टाइमलाइन होगा 2 घंटे का। हम दोनों में से जिसकी टीम के पास आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीत जाएगी। दोनों टीम को 10,000 पॉइंट्स के साथ शुरुआत करनी होगी। 10,000 पॉइंट हर टीम को अपने मेंबर में बांटने हैं।
पॉइंट्स किसी भी को कम या ज़्यादा दिए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम सभी के पास 100 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अब सब कुछ वैसे ही टीम लीडर पर डिपेंड करता है कि वो किसको कितने पॉइंट्स देना चाहता है। अब वो स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि पॉइंट्स का बंटवारा ही इस गेम का सबसे अहम हिस्सा है। पॉइंट्स गेन करने के 3 तरीके हैं। पहला है ध्यान से सुनना, दोनों खिलाड़ियों की टीम के बीच में बैटल। अब ये कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल देते हुए क्योमा कहता है, मैंने तुम सभी को अभी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो तुम्हारे बैंड में दिखाई देंगे। बैटल करने के लिए तुम्हें बस अपने विरोधी खिलाड़ी को छूना होगा। छूते समय जिस खिलाड़ी के बैंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा और जिसके कम होंगे वो हार जाएगा। हारने वाले के 500 पॉइंट्स कटेंगे और जीतने वाले को 500 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि छूते वक्त अगर मेरे 3500 पॉइंट्स है और तुम्हारे 2000 पॉइंट्स हैं तो मुझे 500 पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारे 500 पॉइंट्स कट जाएंगे। बैंड दोनों खिलाड़ियों के पॉइंट्स को दिखाएगा और स्क्रीन पर भी टोटल पॉइंट्स में फेरबदल होगा। अब इस गेम में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के पॉइंट्स पता नहीं होंगे, मतलब किसी को भी छूने से पहले 100 बार सोचना होगा। इसके अलावा बैटल में 2 से ज़्यादा लोग भी खेल सकते हैं। एक ही टीम के अगर दोनों खिलाड़ियों ने हाथ पकड़ लिया तो उनके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और इससे वो किसी ऐसे खिलाड़ी को हरा सकते हैं जिसको सिंगल हराना मुश्किल है। और जीतने पर जो 500 पॉइंट्स मिलेंगे वो दोनों में बराबर यानी कि 150-150 बच जाएंगे। और अब दूसरा है आइटम्स। यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं जिनमें से 6 कंटेनर्स के अंदर एक डिवाइस रखा हुआ है जो कि बोनस पॉइंट्स के लिए है। अगर किसी ने उसे ढूंढ निकाला तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा और उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और अब तीसरा है बेस। इसको हम फुटबॉल के गोल की तरह समझ सकते हैं। दोनों टीम का अपना एक बेस होगा और बेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई टीम मेंबर दूसरी टीम के बेस को छूता है तो छूने वाली टीम को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर कोई खिलाड़ी अपने ही बेस को छूता है तो उसके पॉइंट्स अनगिनत यानी कि इन्फिनिटी हो जाएंगे। और उस पोजीशन में दूसरी टीम का कोई मेंबर अगर उसको छूता है तो छूने वाले के 10,000 पॉइंट्स कम हो जाएंगे यानी कि माइनस भी हो जाएंगे। पोल को पकड़े रहने वाले खिलाड़ी को 10,000 पॉइंट मिल जाएंगे। एक और बात, अगर पॉइंट्स किसी भी तरह से माइनस में चले गए तो उसकी उसी टाइम पर मौत हो जाएगी। क्योमा एक इम्पोर्टेंट बात और बताता है, अगर किसी भी खिलाड़ी ने बैटल लड़ लिया है या दूसरी टीम के बेस को छू लिया है तो खिलाड़ी को दूसरी बैटल लड़ने से पहले या दोबारा दुश्मन के बेस को छूने से पहले अपने बेस को टच करना होगा। अगर किसी ने बैटल लड़ी और बिना अपने बेस को छुए दूसरी बैटल लड़ेगा तो उसको खुद को और जिसके साथ वो बैटल लड़ेगा उन दोनों को बैंड से एक जोर का झटका लगेगा। इसीलिए एक बैटल खत्म होने के बाद में उस खिलाड़ी को वापस अपने बेस में आना होगा और बेस को छूना होगा, तभी वो एक्टिव हो पाएगा। आखिर में अरीजू क्यूमा से कहता है कि अगर हम सभी गेम्स को पार कर लेते हैं तो क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। लेकिन क्यूमा कहता है कि किस दुनिया की बात कर रहे हो, यही असली दुनिया है, क्या तुम डर रहे हो। यही होता है जब मौत से सामना होता है, तभी सभी इंसानों की असलियत सामने आती है। अगर सच जानना चाहते हो तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना। तो दोस्तों अब गेम शुरू होता है। अरीजू ने पॉइंट्स कुछ इस तरह से बांटे हैं कि तेज दौड़ने वाले को कम पॉइंट्स और धीरे दौड़ने वाले को ज्यादा पॉइंट्स और जो बेस के पास रहेगा उसे 100 पॉइंट्स दिए हैं। एक ज्यादा और एक कम पॉइंट्स वालों की 2 जोड़ियां बनाई हैं। अरीजू और क्वीनी साथ होते हैं, वहीं पर निरागी और उसागी साथ होते हैं और तत्ता बेस की रखवाली कर लेता है। अरीजू और क्वीनी सबसे पहले कंटेनर्स को चेक करते हैं ताकि उन्हें बोनस पॉइंट्स मिल सके। तभी क्वीनी को एक डिवाइस मिलता है और बटन दबाते ही उसे 2000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बोनस मिलते ही टोटल पॉइंट्स में स्क्रीन पर चेंज होता है। अभी अरीजू की टीम सबसे आगे है और अरीजू को तभी वहाँ पर क्यूमा दिखाई देता है। क्यूमा कहता है कि चलो एक बैटल हो जाए। पहले अरीजू क्यूना का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इससे अकेले ही लड़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो अरीजू जीत जाता है क्योंकि उसके पास 4600 पॉइंट्स थे, जबकि क्यूमा के पास 2000 पॉइंट्स थे। तो फिर टोटल पॉइंट्स में भी बदलाव हो जाता है। अरीजू क्यूमा से कहता है कि तुमने सभी को बराबर पॉइंट्स बांटे हैं क्या। कहता है हाँ, मेरे लिए मेरी टीम का हर एक मेंबर बराबर है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि खुद को ज़्यादा पॉइंट्स रख लूँ और बाकियों को कम दूँ।
फिर ये सुनकर अरेजू क्यूमा से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि क्यूमा हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। यहाँ निरागी और उसागी हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और वो तभी दूसरी टीम के मेंबर को टच कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर टोटल पॉइंट्स में बदलाव होता है। अरेजू और क्वीनी भी हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरी टीम के एक मेंबर को हरा देते हैं और फिर चारों अपने बेस पर वापस आते हैं। बेस को टच करके दोबारा ये अगली बैटल के लिए जाते हैं। अभी तक अरेजू की टीम आगे चल रही है। अब क्यूमा स्क्रीन पर देखता है कि अरेजू की टीम 5000 पॉइंट से आगे है। अब ये खतरनाक प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं और ये सभी एक एक करके अरेजू की टीम के बेस पर जाते हैं और टट्टा को घेर लेते हैं। बेचारा टट्टा इतने सारे लोगों को बेस को छूने से कैसे रोक पाएगा। अब टट्टा बेस को छूता है और उसके पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जाते हैं। फिर ये सभी टट्टा की तरफ भागते हैं लेकिन 3 लोग बेस को टच कर जाते हैं और क्यूमा की टीम को मिलते हैं 30,000 पॉइंट्स। लेकिन तत्ता ने उनके एक खिलाड़ी को टच कर लिया था और तत्ता को छूने वाले के पॉइंट्स माइनस में हो जाते हैं और क्यूमा की टीम के 10,000 पॉइंट्स भी माइनस हो जाते हैं। उसी टाइम पर ऊपर से एक लेज़र लाइट आती है और जिसके पॉइंट्स माइनस हो गए थे उसको मार डालती है। उसे देखकर क्यूमा बड़ा ही निराश होता है और कहता है कि तुम्हारी मौत को मैं ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने दूंगा। और अब सिचुएशन ऐसी है कि क्यूमा की टीम के 3 खिलाड़ियों के पास 10,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स है। मतलब कि अरेजू को अब प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होगा। वो कहता है कि हमें अलग अलग होकर बैटल से बचते हुए बोनस आइटम्स को सर्च करना होगा और यही एक तरीका है पॉइंट्स गेन करने का। फिर वो एक एक करके कंटेनर्स को चेक करते हैं। इस बीच स्क्रीन पर आता है कि क्यूमा की टीम को एक बोनस मिला है। तभी क्यूमा की टीम से कोई उसागी को टच कर लेता है और क्यूमा की टीम को 500 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। क्यूमा की टीम को फिर से एक और बोनस आइटम मिलता है और अब उसकी टीम से 7,000 पॉइंट्स आगे है। क्वीनी भी एक से फाइट करती है लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाती और हार जाती है। क्यूमा की टीम को फिर से पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब गेम ऐसे ही चलता रहता है और क्यूमा की टीम 12,000 पॉइंट से आगे है। अब बस आधा घंटा बचा हुआ है। अरेजू की टीम में सिर्फ तत्ता के पास ही 10,000 पॉइंट्स है। अब ऐसे अरेजू कहता है कि हमें उसकी तरह सोचना होगा। अभी तक तो हम डर की वजह से खेल रहे थे लेकिन अब हम उसे डरा कर खेलेंगे। वो खुद को एक्टिव भी नहीं करता। वो ऐसा क्यों करता है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग उसके बेस पर जाते हैं। उस आगे एक कंटेनर के ऊपर से उसके एक खिलाड़ी को चेस करती है और उसको अपने पीछे दौड़ाती है। क्वीनी, अरेजू, निरागी और क्यूमा उसके बेस पर पहुंचते हैं। बेस में इनके 3 मेंबर रक्षा कर रहे होते हैं। तीनों बेस को छूते हैं और इनके पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जाते हैं। उसागी उसको अभी तक भगा रही होती है लेकिन उसागी उसके हाथ नहीं लगती। अरेजू क्यूमा को टच करता है तो क्यूमा और अरेजू को तगड़ा झटका लगता है और अब पता चला कि अरेजू ने अपने आप को एक्टिव क्यों नहीं किया था। निरागी दूसरी टीम के मेंबर पर थूकता है और इस बीच वो टच कर लेता है बेस को और उसको मिलते हैं 10,000 पॉइंट्स। क्वीनी भी बेस को छूने ही वाली होती है लेकिन एक मेंबर उसको लात मारकर हटा देता है और टच करने से क्यूमा की टीम को 500 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। अब क्यूमा की टीम 3,000 पॉइंट से आगे है। अब अरेजू की टीम को लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस हारने ही वाले हैं। उसागी अब और आइटम सर्च करने के लिए निकल जाती है और सिर्फ अब 10 मिनट ही बचे होते हैं। तभी उसागी को एक बोनस मिलता है और वो भी 2500 पॉइंट्स का। अब दोनों टीम के बीच में सिर्फ 500 पॉइंट्स का फ़र्क है। अरेजू की टीम को जीतने के लिए अब 500 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अब निरागी उसागी को साथ में बदतमीज़ी करने लगता है लेकिन उसे लगता है कि गेम तो हम वैसे भी जीतने वाले नहीं हैं, क्यों ना हम इंजॉय ही करें। निरागी को पीट पीट कर अरेजू बुरा हाल कर देता है क्योंकि वो उसागी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। अब अरेजू क्यूमा के पास जाता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और ये सच में यार क्यूमा की बातों से लगता है कि उसे मौत का कोई गम ही नहीं है। मौत आ भी गई तो भी अच्छा और नहीं भी आई तो भी अच्छा। अरेजू क्यूमा को कहता है कि अब हम हारने ही वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक बार आखिरी बार हाथ मिलाऊं। क्यूमा भी इसके लिए मान जाता है लेकिन दोस्तों ये क्या, टच होते के साथ ही अरेजू को मिलते हैं 500 पॉइंट्स
और क्यूमा की टीम के माइनस हो जाते हैं 500 पॉइंट्स। तो अब अरेजू की टीम आगे है और वो जीत भी चुकी है। तो अरेजू ने ये कैसे किया, फ्लैशबैक में देखते हैं। दत्ता अपने हाथ को तोड़ने में लगा हुआ है, वो उस बैंड को निकालना चाहता है और फिर वो अरेजू को इसके लिए कन्विंस करता है कि टीम को जिताने के लिए मुझे ये बलिदान देना ही होगा। तुम इस बैंड को निकालो और अगर तुम इस बैंड को अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी अरेजू को ये करना ही पड़ता है। फिर वो दत्ता का बैंड अपने पास रख लेता है। यही कारण था कि अरेजू यह मैच जीत गया था। हारने के बाद में क्यूमा की आंखों में कोई गम नजर नहीं आता। कहता है कि हम हार गए तो हार गए, अब जरा देखे तो सही कि मौत कैसी होती है। अरेजू कहता है कि हम दोनों की टीम ने पूरी जान लगा दी इस गेम को जीतने के लिए। क्या तुम भी पहले हमारे जैसे खिलाड़ी थे यहाँ? तुम भी अभी तक सारे गेम्स जीत कर यहाँ तक पहुँचे हो, है ना? और सारे गेम्स जीतने के बाद भी तुम अपने घर पर नहीं जा पाए। अरेजू कहता है कह दो, यही सच है। क्यूमा भी कहता है कि तुम इसी को सच मान लो। फाइनली अब टाइम खत्म हो जाता है और अरेजू की टीम जीत जाती है। क्यूमा अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा है। अभी भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रहती है। आखिर में क्यूमा पूरी टीम एक एक करके मारी जाती है। जीतने के बाद चिड़ी के बादशाह का कार्ड भी ब्लास्ट हो जाता है। अब ये लोग दत्ता के पास पहुंचते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है तो वो भी वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर उसको श्रद्धांजलि देते हुए गड्ढे में दफना देते हैं और निरागी भी बड़ी अकड़ में कहता है कि वैसे थैंक्स मुझको बचाने के लिए, और चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कि लगता है यह कोई नया गेम है। अब हमको एक गले का बैंड दिखाया जाता है जिसको एक लड़का अपने गले में पहनता है और पीछे की तरफ उस पर एक छोटी सी स्क्रीन होती है जहाँ पर एक कार्ड का साइन दिखाया जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर और भी प्लेयर्स होते हैं जिनके गले में वही सेम बैंड होता है। यहाँ पर हुडी भी होता है। अब एक अनाउंसमेंट की जाती है कि इस पड़ाव का नाम है दिल का गुलाम और गेम है कैद खाना। इस खेल का नियम है कि प्लेयर को अपने बैंड के पीछे बने कार्ड का सिंबल का पता लगाना है। हर राउंड 1 घंटे का होगा। 1 घंटा खत्म होने की आखिरी 5 मिनट में किसी भी शेल में जाकर उस सिंबल का नाम बताना है। अगर गलत जवाब देता है तो उसका बैंड वहीं पर फट जाएगा और वह वहीं पर मर जाएगा। हर राउंड में सिंबल चेंज हो जाएगा लेकिन कोई भी रिफ्लेक्शन यानी कि शीशे वगैरह में देखकर सिंबल पता नहीं कर सकता है। किसी ने अगर ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हाँ, कोई भी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का सिंबल देखकर उसे बता सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपको दूसरों पर कितना भरोसा है। इसके अलावा दिल का गुलाम भी खिलाड़ी के रूप में इस गेम को खेल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन। इस गेम के राउंड तब तक चलते रहेंगे जब तक दिल का गुलाम मारा नहीं जाता, लेकिन कोई भी किसी को भी हथियार से नहीं मारेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक दिल का गुलाम खुद गलत जवाब देकर नहीं मारा जाता, खेल ऐसे ही चलता रहेगा। सिंपल है कि गेम खत्म करने के लिए दिल के गुलाम का पता लगाना होगा और उसे झूठ बोलकर मरवाना होगा। और वैसे इस गेम की कोई सीमा नहीं है। जब तक गुलाम जिंदा है तब तक गेम चलता रहेगा। खाने पीने का पूरा सामान है, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि दोस्तों, अगर सभी सच बोलकर सभी को बचाएंगे तो गेम कभी पूरा नहीं होगा। यानी कि सभी को कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। सभी प्लेयर अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। कोई 2 का ग्रुप बनाता है तो कोई 6 का। हुडी का पार्टनर है ये येलो ड्रेस वाला लड़का। हुडी उसे कहता है कि हमें गेम को ऑब्जर्व करना होगा कि कौन कौन झूठ नहीं बोल रहा है। और ये ब्लू फ्रॉक वाली लड़की हमें साइको जैसी लग रही है, हम इसे साइको ही बोलेंगे। साइको अपने ग्रुप वालों से कहती है कि बताओ मेरा सिंबल क्या है। सभी कहते हैं कि दिल है, दिल है। फिर एक एक करके सभी आते हैं और सभी सच सच बता देते हैं। दूसरी तरफ हुडी सभी को देख रहा होता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अब जवाब देने की बारी आती है। फिर ये लोग किसी न किसी शैल में घुस जाते हैं। सभी सही जवाब देते हैं और सही सलामत आ भी जाते हैं। फिर दोबारा सभी अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। अब दूसरे राउंड के लिए सभी के सिंबल बदल जाते हैं। अब इस टकले को दिखाते हैं। ये टकला इस आदमी को मार रहा होता है और कहता है कि बता मेरा सिंबल क्या है। अभी एक आदमी उस मार खाने वाले के पास जाता है और कहता है कि तुम इस टकले को झूठ बोल दो कि तुम्हारा चिड़ी है। वो भी झूठ बोल देता है कि चिड़ी है।
अब जैसे ही जवाब देने की बारी आती है और जैसे ही टकला कहता है कि चिड़ी है, वो सीधे ऊपर और स्क्रीन पर से उसकी फोटो भी गायब हो जाती है। अब सभी बात करने लगते हैं कि उस आदमी ने उस टकले को झूठ बोला था, उससे दूर रहो। फिर साइको बोलती है कि हमें तो यही लगता है कि ये झूठ बोलने वाला लड़का ही दिल का गुलाम है, क्यों ना हम इसी को मरवा डालें। लेकिन येलो ड्रेस वाली लड़की इसके विरोध में होती है। अब साइको की टीम झूठ बोलने के लिए बोलती है। अब उसकी टीम उस झूठ बोलने वाले लड़के को बताती है कि हुक्म है, लेकिन उसके पीछे दिल होता है। जैसे ही वो जवाब देने की बारी आती है, वो भी मर जाता है और उसकी फोटो भी गायब। अगला राउंड शुरू होता है तो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी ने यही सोचा था कि वो झूठ बोलने वाला लड़का ही दिल का गुलाम होगा और उसके मरते ही गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब कि दिल का गुलाम अभी भी जिंदा है। अब तो सभी को एक दूसरे पर विश्वास भी कम होने लगता है। साइको अब उस येलो ड्रेस वाली लड़की को मरवाने की बात कहती है, क्योंकि येलो ड्रेस वाली जब उनके विरोध में थी तब वो झूठ बोलने वाले लड़के को मरवाने की बात कर रहे थे। तो फिर प्लान करके वो लोग येलो ड्रेस वाली लड़की को भी गलत बता देते हैं और उसे मरवा देते हैं। अगला राउंड शुरू होता है, फिर से सभी एक दूसरे को सिंबल बताते हैं, लेकिन इस ब्राउन ड्रेस वाली को देखकर लगता है कि इसको अब साइको पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने टीम के मेंबर्स पर। वैसे साइको इस बार उसे सही बताती है। ब्राउन वाली फिर भी दूसरी टीम के प्लेयर्स के पास जाकर पूछती है कि प्लीज मेरा सिंबल बता दो, लेकिन दोनों बड़े हरामी होते हैं क्योंकि वो उसे गलत बता देते हैं। वो सोचती है कि मेरी टीम ने मुझे गलत बताया, ये लोग सही बता रहे हैं। वैसे जैसे ही वो अपना सिंबल बताती है, वो भी मर जाती है और उसकी फोटो भी स्क्रीन पर से गायब हो जाती है। अब ऐसे ही कई फोटोज गायब होने लगती है, मतलब कि प्लेयर्स अब ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं। गेम ऐसे ही चलता रहता है और फोटोज धीरे धीरे कम होने लगती है। अब कुछ ही लोग बचे होते हैं। साइको के ग्रुप में ये बूढ़ा, ये चश्मे वाला और एक लड़की होती है। साइको बूढ़े को उसका सिंबल बताती है और फिर बूढ़े से पूछती है कि मेरा सिंबल क्या है। बूढ़ा पहले तो झूठ बोलने की सोचता और कहता है ईट नहीं दिल है। अब साइको को शक होने लगता है कि ये झूठ बोलने वाला था। फिर अगले राउंड में वो चश्मे वाले और उस लड़की को बोलती है कि इस बूढ़े को भी खत्म करना होगा। वही बूढ़ा भी उन दोनों के पास जाके कहता है कि इस साइको को रास्ते से हटाना होगा। वहीं चश्मे वाला और वो लड़की भी कहते हैं कि हमें इस साइको इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा। यानी हर कोई एक दूसरे को हटाने की बात कर रहा है। फिर सभी एक दूसरे को सिंबल बताते हैं। फिर पता लगता है साइको और बूढ़ा दोनों मर गए हैं, यानी कि चश्मे वाले ने और उस लड़की ने उनको गलत बताया था। और फिर क्या, अब चश्मे वाला और लड़की को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता और दोनों एक दूसरे को गलत बता देते हैं और दोनों ही मर जाते हैं। अब सिर्फ 6 ही लोग बचे होते हैं। हुडी का पार्टनर वैसे तो झूठ नहीं बोलता, पर हार मान जाता है। दोनों एक दूसरे को सिंबल बताते हैं, लेकिन जवाब देने की बारी आती है तो हुडी का पार्टनर दुख के मारे कुछ नहीं बोलता और वैसे ही मर जाता है। अब जो बचे हैं उनमें ये ब्लैक सूट में ब्लैक लेडी और ब्लैक मैन है, दूसरा हुडी और तीसरा ब्लू शर्ट और व्हाइट शर्ट वाले हैं। अब हुडी सभी को चेक करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो व्हाइट शर्ट वाले को भड़काता है कि तुम्हारे पार्टनर यानी कि ब्लू शर्ट वाला एक खूनी है, उसने 4 औरतों को मारा था और उस पर मौत की सजा भी हुई थी और मुझे लगता है कि वही दिल का गुलाम है। तो हम एक दूसरे को सिंबल बताते हैं। हालांकि हुडी तो उसको सच बताता है, लेकिन व्हाइट शर्ट वाला उसको झूठ बोलता है। तुम्हारा दिल है, जबकि हुडी का ईट होता है। व्हाइट शर्ट वाला फिर ब्लू शर्ट वाले के पास जाता है और बोलता है कि हुडी ही दिल का गुलाम है और इस राउंड में वो पक्का मारा जाएगा। यहाँ ब्लैक मैन ब्लैक लेडी से कहता है कि मुझे ब्लू शर्ट वाले पर शक है कि वही दिल का गुलाम है, क्योंकि झूठ बोलने की शुरुआत उसी ने करवाई थी। स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि टकले को मरवाने के लिए ब्लू शर्ट वाले ने ही उस आदमी को कहा था। और ये ब्लैक लेडी से मिलता है और उसको भी भड़काता है कि ब्लैक मैन ने तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है। हुडी पहले तो ब्लैक लेडी को उसका सिंबल बताता है कि तुम्हारा सिंबल दिल है और खुद का पूछता है कि मेरा सिंबल चिड़ी है ना। फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वैसे असल में उसका सिंबल ईट है, लेकिन उसे खुद को भी नहीं पता। अब फिर से सिंबल बताने की बारी आती है। ब्लैक मैन ब्लैक लेडी को सही सिंबल बताता है, लेकिन वो उसको गलत बता देती है और वो ब्लैक मैन को चिड़ी की जगह ईट बता देती है।
ब्लू शर्ट वाइट शर्ट को सही बताता है, लेकिन वाइट शर्ट वाला ब्लू शर्ट वाले को गलत सिंबल बताता है। अब जवाब देने की बारी आती है तो हुडी फंस जाता है। हुडी सोचता है कि जहाँ तक वाइट शर्ट वाले की बात है कि वो तो झूठ बोलेगा, और जब मैंने ब्लैक लेडी से पूछा कि मेरा चिड़ी है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब या तो ईट है या फिर हुक्म है। अब गेम में दोस्तों बड़ा रोमांच आ जाता है। टाइम खत्म होता है। सबसे पहले वाइट शर्ट वाला आदमी बाहर आता है और बहुत खुश होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि हाँ 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 मैं जीत गया, और सारे लोग मर गए। 3 सेकंड की खामोशी के बाद एक एक करके हुडी, ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट वाला बाहर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। हुडी बाहर आते ही वाइट शर्ट वाले को कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता चल गया था कि तुम ही दिल के गुलाम हो। मैंने तुम्हें देखा था कि ब्लू शर्ट वाले के कहने पर तुम उसके साथ रहने के लिए स्टार्टिंग में ही तैयार हो गए थे। कोई कभी भी किसी के साथ इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं है जितना जल्दी तुम इसके साथ घुल मिल गए थे। तुम्हें देखकर तो लग रहा था कि जैसे तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। ब्लू शर्ट वाला भी वाइट शर्ट वाले से कहता है मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता क्योंकि मैं तो एक खूनी हूँ। ऊपर से तुम तो ऐसे जता रहे थे जैसे तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मैं बिल्कुल ख़त्म। और फिर मैंने ये देखने के लिए खेल जारी रखा कि शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें से कंट्रोल हो रहा हूँ। और ऐसा कॉन्फिडेंस तो किसी खास पोजीशन वाले को ही हो सकता है, जैसे कि दिल के गुलाम को। तभी ब्लैकमैन आता है और कहता है कि तुम ब्लैक लेडी को शुरू से कंट्रोल कर रहे थे। मैंने ब्लैक लेडी को सही सिंबल बताया था, लेकिन तुमने उसे कंट्रोल किया हुआ था और उसे नकली सिंबल बताकर तुमने उसे मरवा दिया। ये कहता है कि मैं जब कैंटीन एरिया में था तो मैंने देखा था कि तुम और ब्लैक लेडी एक ही टाइम पर स्नैक्स लेने के लिए आया करते थे। वहाँ पर 4 तरह के स्नैक्स थे और तुमने सेट किया हुआ था कि किस सिंबल के लिए कौन सा कलर यूज करना है, और उन्हीं कलर्स वाले स्नैक्स से तुम एक दूसरे को सिंबल बताया करते थे। तुम दोनों ऐसे दिखावा करते थे जैसे तुम्हें एक दूसरे के पार्टनर्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो। व्हाइट शर्ट वाला कहता है कि तुम तीनों कब एक साथ मिल गए, तो ब्लैकमैन कहता है कि हमने तो बस एक दूसरे पर किया है और यही इस गेम का रूल भी है। फिर ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट उसे एक सेल में डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि हमें यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर वो दोनों उसको मार डालते हैं और गेम खत्म। इस तरह से दिल का गुलाम भी खत्म हो जाता है। अब हुडी के दिल के गुलाम वाला गेम खेलने के बाद में अगले सीन में अरिज़ू और उसागी को दिखाते हैं। दोनों सड़क पे लोगों को मारा हुआ देखते हैं। तभी एक गाड़ी के बाहर ये एक आदमी को घायल लेटा हुआ देखते हैं। अरिज़ू उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो बस एक ही वर्ड कह पाता है जो है फिल्म। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक फोटोग्राफर था जिसने फिल्म रील में कुछ कलेक्शन किया हुआ है। अरिज़ू चेक करता है तो वो एक आदमी को देखता है और वो वही आदमी है जो बाहर घायल लेटा हुआ था। अपनी वीडियो में वो सभी को रिकॉर्ड कर रहा होता है और इसमें इन दोनों की फ्रेंड आन भी होती है। वो बात कर रही होती है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बड़ी जल्दी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया का राज अभी तक किसी को पता नहीं चला है। वो आदमी जैसे ही इस जगह पर आता है तभी इन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग मरने लगते हैं। वीडियो के ख़त्म होते ही अरिज़ू खिड़की के बाहर देखता है तो हुक्म का बादशाह भी वहाँ पर आ रहा होता है। इससे फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बीच भागते भागते अरिज़ू किसी चीज़ से टकरा जाता है और इस बीच उसागी अरिज़ू से अलग हो जाती है। जब अरिज़ू को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसके हाथ में एक धनुष बाण होता है। वो अरिज़ू को कहती है कि तुम्हें वो उठाकर लेकर आया है। जब वो जैसे ही अरिज़ू ये देखने के लिए जाता है कि वो कौन है तो पता चलता है कि ये पहले सीज़न के गेम का खतरनाक खिलाड़ी है जो कि उस समय सभी को मार रहा था और इसका नाम अगुनी है। वैसे ये भी उस समय मर गया था लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। वैसे लगता है कि अभी सुधर गया है। फिर अरिज़ू उसे बताता है कि तत्ता के गेम में मौत हो गई है। क्वीनी हुडी को ढूंढने के लिए गई है और अब मुझे उसागी को खोजना है, लेकिन अगुनी का अगला टारगेट अब हुकुम का बादशाह है। वो हुकुम के बादशाह को मारना चाहता है और अब हमें पता चलता है कि धनुष वाली लड़की का नाम हेया है। फिर उसके खेले गए गेम को दिखाते हैं। कुछ प्लेयर एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े होते हैं और सभी को एक फ़ोन उठाना है। इस गेम का रूल है कि ग्राउंड के तबाह होने से पहले सभी को बाहर निकल जाना है।
ग्राउंड अब हर जगह से फटने लगता है और विस्फोट होते हैं। सभी प्लेयर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि हेया जिंदा है, लेकिन उसके पैर में एक सरिया घुस गया है। फिर वो जैसे तैसे करके एक क्लिनिक तक जाती है। वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उससे कहती है कि मेरे पैर को ठीक कर दो, बदले में चाहे तुम चाहो जो ले लो। डॉक्टर भी मान जाता है और अब अगुनी भी पिछले गेम की बातों को याद करता है। जब वो सभी को मार रहा था उस वक्त अरिज़ू ने कहा था कि किसी भी निर्दोष को मत मारना। अब सुबह ये तीनों तैयार होते हैं और हुक्म के बादशाह को मारने को निकलते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि हम उसको एक ट्रैप में फंसाएंगे और उसको पकड़ने के लिए फ्लेयर और तार का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक प्लान के अकॉर्डिंग ये सभी रेडी करते हैं और रात को बारिश हो रही होती है। अरिज़ू गन लेकर इधर उधर देख रहा होता है और तभी हम हुक्म के बादशाह को अपनी बंदूक के साथ और नाइट विजन के साथ आता हुआ देखते हैं। वो अरिज़ू को भी टेंट के नीचे देख लेता है और लगता है कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है। वो इसके द्वारा लगाए गए तारों को भी देख लेता है। वो जैसे ही अरिज़ू को निशाना बनाता है तभी हेया धनुष से उसके ऊपर फ्लेयर कर देती है। इस बीच अगुनी भी बादशाह पर गोली चलाता है। उन्हें लगता है कि वह मर गया, लेकिन उसका सूट बुलेट प्रूफ होता है। फिर वो उठ खड़ा होता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। वो अरिज़ू के पीछे पड़ जाता है। उसके कारण अरिज़ू को नीचे पानी में कूदना पड़ता है। फिर बादशाह और अगुनी के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अगुनी उसके सामने टिक नहीं पाता है। हेया भी अगुनी की मदद करने के लिए आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर दोनों उससे छुप जाते हैं। बादशाह को लगता है कि दोनों मर गए होंगे, फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुबह दिखाते हैं तो अरिज़ू तैर कर किनारे पर पहुँच चुका है। हेया और अगुनी भी बच गए हैं और वो दोनों ठीक हैं। अब अरिज़ू को दिखाते हैं जो देखता है कि पूरी सिटी में पेड़ पौधे उग गए हैं। अब क्वीनी को दिखाते हैं तो वो हुक्म के गुलाम वाले गेम को खेल रही होती है, जिसमें वो सभी को मार देती है और उसमें वो जीत भी जाती है। अब उसागी को दिखाते हैं तो वो एक बच्चे के साथ अगला गेम खेलने के लिए आती है और वहाँ पर उसको अरिज़ू भी मिल जाता है। अरिज़ू कहता है कि मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगी, क्योंकि फिजिकल गेम्स ही तुम्हारी खासियत है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस गेम का नाम है चेकमेट। इसमें से एक टीम बेगम की है और दूसरी टीम चैलेंजर्स की। बेगम की टीम में 4 मेंबर्स होंगे, जबकि चैलेंजर्स 16 टीम की मेंबर की होगी। हर टीम का एक बादशाह होगा। बेगम की टीम का बादशाह खुद बेगम है और फिर चैलेंजर्स की टीम में से बेगम उस छोटे लड़के को बादशाह चुनती है। गेम्स के रूल ये हैं कि 16 राउंड तक दोनों टीमों की एक एक बार बारी आएगी। जब बेगम की टीम की बारी होगी तो वो चैलेंजर को पकड़ेंगे। दोनों टीमों की पीठ पर एक बटन होगा। बेगम की टीम का कलर ऑरेंज होगा, जबकि चैलेंजर टीम की कलर ब्लू होगा। अगर बेगम की टीम के खिलाड़ी चैलेंजर टीम के खिलाड़ी की पीठ पर लगे बटन को दबा देते हैं तो उसका कलर ब्लू से ऑरेंज हो जाएगा और फिर वो पूरे राउंड में कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगले राउंड में से वो बेगम की टीम से खेलेगा। ऐसे में आखिर में जो राउंड में जिसकी टीम के पास ज़्यादा खिलाड़ी होंगे वो जीत जाएगा और जिसको बादशाह बनाया गया है वो अपनी ही टीम में रहेगा, मतलब उसको कोई नहीं छुएगा। हर टीम को पकड़ने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट ख़त्म मतलब कि पकड़ने की बारी भी ख़त्म और भागने की बारी शुरू हो जाएगी। हारने वाली टीम को मार दिया जाएगा। अब गेम शुरू होता है। अरिज़ू और उसागी बच्चे को सेफ रखते हुए गेम को खेलते हैं। पहले बेगम की टीम की पकड़ने की बारी है। वो चारों हैं बहुत ही खतरनाक हैं। बेगम की टीम धीरे धीरे देती है। फिर चैलेंजर टीम की पकड़ने की बारी आती है। अरिज़ू और उसागी प्लान बनाते हैं कि जिसको ऑरेंज से ब्लू कर दिया गया है हम उन्हें फिर से ब्लू करेंगे। अब जैसे ही चैलेंजर टीम खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को वापस से ब्लू करने के लिए जाता है तभी बेगम उसको लात मारकर हटा देती है, यानी कि इसमें मारपीट भी चल सकती है, पर यह बात बेगम ने शुरू में नहीं बताई थी। गेम चलता रहता है और चैलेंजर्स टीम के काफ़ी खिलाड़ी बेगम की टीम में धीरे धीरे होते जाते हैं। बेगम सभी को मार मार कर अपने शामिल कर लेती है। जो खिलाड़ी अब चैलेंजर टीम से बेगम की टीम में आ चुके हैं वो खिलाड़ी भी दूसरी चैलेंजर्स की टीम को ब्लू से ऑरेंज कर देते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि बेगम की टीम चैलेंजर्स की टीम से बहुत ही आगे होती है।
बेगम अपनी टीम वालों से कहती है कि मुझे कुछ भी करके अरेजू चाहिए, उसको ढूंढो। अब स्कोर कुछ इस तरह से है कि बेगम की टीम में है 17 खिलाड़ी और चैलेंजर्स की टीम में है 3 खिलाड़ी जो हैं अरेजू, उसागी और वो छोटा बच्चा। फिर बेगम और उसागी के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। वो उसागी को नीचे एक पोल पर फेंक देती है, लेकिन उसागी पोल को पकड़कर बच जाती है। नीचे आकर भी बेगम उसे खूब मारती है और उसका बुरा हाल कर देती है, लेकिन उसागी भी हार नहीं मानती। चैलेंजर्स टीम की पकड़ने की बारी आती है। उसागी छुपके से 3 लोगों को ऑरेंज से ब्लू कर देती है। तभी एक बूढ़ा अरेजू के पास आकर कहता है कि मुझे ब्लू कर दो। अब एक राउंड के बाद में उनकी बारी जब आती है तो ये सभी 6 के 6 धीरे धीरे करके बेगम की टीम को ऑरेंज से ब्लू कर देते हैं और इस तरह से बाजी पलट जाती है और बेगम की टीम में सिर्फ बेगम रह जाती है और चैलेंजर्स टीम ये गेम जीत जाती है। जीतने के बाद अरेजू बेगम से पूछता है कि हम कब अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा पाएंगे, तो वो भी वही कहती है कि आखिर गेम में तुम्हें पता चल ही जाएगा। फिर बेगम वहाँ से नीचे गिर जाती है और ऊपर से एक लेज़र लाइट उसको मार डालती है। उसके बाद अरेजू और उसागी एक गर्म पानी में नहाते हैं और थोड़ा इंटीमेट होते हैं। क्वीनी को दिखाते हैं तो वो अपने घर पर पहुंचती है और अपनी मम्मी के साथ की तस्वीरों को देखकर उन्हें याद करती है। और अब एक और नया गेम दिखाते हैं, ईट के बादशाह का गेम, जिसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें हमारा टैलेंटेड हुडी भी होता है। गेम का बादशाह ये चश्मे वाला आदमी होता है जिसका नाम कुजूरियो है। अब गेम के रूल्स बताए जाते हैं। सभी को 1 से लेकर 100 तक कोई भी एक नंबर चुनना होगा और पांचों में से जो नंबर का एवरेज होगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो नंबर निकल कर आएगा उसके आसपास का जो भी नंबर किसी ने चुना होगा वो गेम जीत जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। तो सपोज दोस्तों पहले ने सेलेक्ट किया 10, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, चौथे ने 40 और पांचवे ने 50, तो इसका टोटल होगा 150। इसका एवरेज निकालेंगे तो होगा 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो आएगा 24। अब जिसका नंबर 24 के आसपास होगा वो ये जीत जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल का विनर है वो सेकंड वाला पर्सन जिसने 20 सेलेक्ट किया था। हर राउंड के लिए 3 मिनट का समय होगा। हर एक राउंड पर हारने वाले का 1 पॉइंट काट दिया जाएगा। जैसे ही किसी के -10 होंगे उसके ऊपर गरम गरम एसिड गिरेगा और वो मारा जाएगा और आखिर तक बचने वाला खिलाड़ी ये गेम जीत जाएगा। साथ ही हर एक खिलाड़ी के कम होते के साथ ही एक नया नियम जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब गेम शुरू करते हैं। पहले राउंड में पांचों खिलाड़ियों के नंबर ये हैं। अगर इसका एवरेज निकाले तो होगा 32.8। अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26.24 और इसके सबसे नज़दीक का खिलाड़ी है खुद ईट का बादशाह। पहले राउंड के बाद टोटल स्कोर है ये। इसके बाद हर एक खिलाड़ी अपने ही माइंड में अलग अलग लॉजिक लगाता है, सोचते तो हैं जैसे मैथ के बहुत बड़े बादशाह हों। सेकेंड राउंड में पांचों के नंबर हैं ये, जिसका एवरेज आता है 16.6, जिसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.28 और इसके सबसे नज़दीक का जो खिलाड़ी है वह एक बार फिर से ईट का बादशाह है। अब ईट के बादशाह का पास्ट दिखाते हैं जिसमें वो एक वकील है और सभी लोगों को जस्टिस दिलाना चाहता है, लेकिन कुछ करप्ट लोगों की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता। अब गेम यूं ही चलता रहता है और 2 खिलाड़ियों के माइनस पॉइंट्स हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर एसिड गिरता है और वो मर जाते हैं। दोनों के मर जाने के बाद में नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। पहला नियम ये है कि अगर 2 से ज़्यादा लोग एक ही नंबर चुनते हैं तो वो नंबर इनवैलिड हो जाएगा और हर एक का 1 पॉइंट कटेगा। और दूसरा ये है कि अब से जो हर राउंड में हारेगा उसके 2 पॉइंट्स कटेंगे। तो अगला राउंड स्टार्ट होता है। तीनों बचे खिलाड़ी 0 चुनते हैं तो अब सभी का 0 है तो सभी का 1 पॉइंट कटेगा। अब स्कोर ये है, इस बार हुडी -9 पर पहुंच गया है। अगर इस बार वो हारा तो वो मारा जाएगा, इसलिए उसे सोच समझकर जवाब देना होगा। लेकिन अगले राउंड में हुडी जीत जाता है और बाकी बचे 2 लोगों के 2 पॉइंट्स काटे जाते हैं और इस बार इस लेडी के -10 पॉइंट्स हो जाते हैं और लेडी के ऊपर भी एसिड गिर जाता है। लेडी के मरने के बाद में और एक नया नियम जोड़ा जाता है, वो ये है कि अगर एक खिलाड़ी 0 चुनता है तो दूसरा खिलाड़ी 100, तो 100 चुनने वाले खिलाड़ी
विनर होगा। हुडी के -9 और बादशाह के -7 है। तो अब क्योंकि बादशाह पहले अपने पास्ट में गरीब लोगों को बचाना चाहता था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, तो वो हमेशा से ही ऐसे किसी को तलाश कर रहा था जो गरीबों की जान बचा सके, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला। इसलिए अगले राउंड से पहले वो हुडी से कुछ पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 10 लाख वैक्सीन के डोजेस हो और दुनिया में महामारी हो तो तुम किन 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन दोगे। हुडी भी कह देता है कि मैं पहले गरीब और अनाथ लोगों को ही बचाऊंगा, और इस बात से बादशाह बड़ा ही इम्प्रेस हो जाता है। बादशाह हमेशा से ही इक्वलिटी चाहता था और अगले राउंड के लिए हुडी खुद ही कह देता है कि मैं सोच चुनता हूँ, मेरी जान की कीमत है या नहीं अब तुम्हारे हाथ में है। बादशाह अपने पहले खेले गए गेम्स को याद करता है और उसे रियलाइज होता है कि दूसरे की हेल्प करना ही जीने का सही तरीका है। फिर अपनी परवाह किए बिना वो 0 दबा देता है और हुडी ये राउंड जीत जाता है। अगले राउंड में भी हुडी 100 चुनता है और बादशाह फिर से 0 चुनता है, दोबारा हुडी को जिता देता है। अब दोनों के -9 पॉइंट्स हैं, लेकिन आखिरी राउंड में हुडी अपना टैब खुद ही दिखा देता है कि मैं 100 चुन रहा हूँ, अगर तुम 1 चुनते हो तो तुम जीत जाओगे। लेकिन बादशाह फिर से अपने पास्ट को याद करता है जिसमें वो एक लड़की से पूछता है कि तुमने खुद की जान लेकर खुद को विच बनने की मांग क्यों की है। वो कहती है कि मेरे उसूल ही मेरी वजह है और मैं जानती हूँ कि उन लोगों का दिल बहुत ही खूबसूरत है और उनकी जान बहुत ही कीमती है, और वैसे भी मुझे तो कभी ना कभी मरना ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट को दिखाते हैं। बादशाह कहता है कि मैं नहीं जानता कि एक जान की कीमत क्या होती है, लेकिन एक फैसला तो मैं ले ही सकता हूँ, और वो 0 दबा देता है। हुडी जीत जाता है और बादशाह कहता है कि आखिरकार मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ। उसके ऊपर भी एसिड गिर जाता है, वो खत्म, और अब इस तरह से ईट का बादशाह भी खत्म। अब दिखाते हैं कि क्वीनी और आन एक और कार्ड गेम खेल रही होती हैं। वो वहीं पे दूसरी और दूसरे खिलाड़ी दूसरे कार्ड गेम्स खेल रहे होते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्ड गेम्स चल रहे होते हैं। क्वीनी और आन अपने गेम को जीत कर वहाँ से बाहर आते हैं। अब सिर्फ 2 ही कार्ड गेम्स बचे हैं, हुक्म का बादशाह और दिल की बेगम। अब अरेजू को दिखाते हैं तो उसे गन और कुछ गोलियां मिलते हैं। तभी वहाँ पर हुडी भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से वहाँ पर निरागी कहाँ से आ जाता है और हुडी पर गोली चलाता है, पर वो गोली इस तरह से चलाता है कि उसकी जान ना जाए। निरागी आके कहता है कि हम तीनों एक जैसे हैं, क्यों ना हम तीनों के बीच में एक खेल हो जाए। वो हुडी को भी एक गन दे देता है और हुडी भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीनों को एक दूसरे को मारना है, लेकिन अरे अनकंफर्टेबल फील करता है, वो हुडी को नहीं मारना चाहता। इस बीच उसागी भी वहाँ पर आ जाती है। निरागी उसागी पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बच जाती है। निरागी कहता है कि अगर मैं इस उसागी को मार दूं तो हम आराम से गेम खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही निरागी उसागी पर बंदूक तानता है, अरेजू भी निरागी को शूट कर देता है, लेकिन जो गोली निरागी ने उसागी पर चलाई थी उसको हुडी अपने पर ले लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। निरागी भी पूरी तरह से नहीं मरता। तभी ऊपर से हुक्म के बादशाह का प्लेन आता है, यानी कि हुक्म का बादशाह भी बस आते ही होगा। यहाँ पर और भी प्लेयर्स भागकर आ रहे होते हैं, उनमें क्वीनी और आन भी होते हैं, और फिर से ये फ्रेंड्स एक बार और मिल जाते हैं। हुक्म का बादशाह अभी भी गोलियों की बौछार कर रहा होता है। ये सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। बादशाह एक बार तो आन पर गोली मारने ही वाला होता है, पर तभी क्वीनी गाड़ी के साइड मिरर पर लात मारती है और वो सीधे जाके बादशाह को लगता है, और इस तरीके से आन को बचने का मौका मिल जाता है। तभी एक प्लेयर बादशाह को गाड़ी से उड़ा देता है और सभी सोचते हैं कि वो मर गया, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट भी होता है, लेकिन बादशाह को कुछ नहीं होता। अब वो अपना मास्क निकालता है तो बड़ा ही डेंजर लगता है। इस बीच हेया भी धनुष लेकर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अगुनी भी पहुँच जाता है। अब सभी बादशाह को मारने का एक प्लान बनाते हैं। हुडी ने क्वीनी को एक बॉम्ब दिया था, लेकिन वो कुछ खास बॉम्ब नहीं है। उन्हें बड़ा धमाका करने के लिए गैस चाहिए होगी। तभी उन्हें पता चलता है कि बगल में ही एक ड्रग स्टोर है। अगर वहां पर बादशाह को ले जाया जाए और वहां पर इस बॉम्ब को फोड़ा जाए तो बादशाह को मारा जा सकता है। अब इस प्लान के मुताबिक अरेजू ड्रग स्टोर में पहुंच जाता है।
और वहाँ पर गैस स्प्रे करने लगता है। इस बीच बाहर ये सभी बादशाह को मारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हेया और आन को बुरी तरह से मारता है। फिर अगूनी और बादशाह के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अगूनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्वीनी अगूनी को बचाने के लिए आती है, लेकिन बादशाह उसके पेट में भी चाकू मार कर उसे घायल कर देता है। उसागी के पाँव में भी वो चाकू मार देता है। अगूनी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी जमीन पर तड़प रहे होते हैं, तभी पीछे से अरेजू बादशाह पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर गोली नहीं लगती। अब वो अरेजू का पीछा करने लगता है। अरेजू सीधे गैस वाले कमरे में जाता है और बॉम्ब को हाथ में लेकर बादशाह के गेट खोलने का इंतजार करता है। पहले तो वो गेट खोलने वाला होता है, लेकिन फिर वो नहीं खोलता। उसे शक होने लगता है, लेकिन अगूनी अचानक से आकर उसे अंदर की तरफ धक्का देता है। फिर जल्दी से अरेजू और अगूनी बाहर कूदते हैं। इसी दौरान वो बॉम्ब पर गोली भी चलाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में बादशाह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा घायल हो जाते हैं। अगूनी अरेजू से कहता है कि अब फाइनल गेम के लिए तुम जाओ। वो उसागी को अपने साथ लेकर सीधा फाइनल गेम के लिए जाता है, लेकिन बादशाह अभी मरा नहीं है। लेकिन अब इसके बाद बादशाह खुद ही अगूनी को गन देता है और कहता है कि मुझे मार दो। वो भी उसको मार देता है। अब सिर्फ बची है दिल की बेगम। आखिरी गेम का नाम होता है कोर्की गेम। इस गेम का बस एक यही रूल है कि इस गेम को बीच में नहीं छोड़ना है और इस गेम के होंगे 3 राउंड। इस गेम में हार या जीत नहीं देखी जाएगी, बस ये देखा जाएगा कि अरेजू तीसरे राउंड तक खेल पाता है या नहीं। तो अब गेम शुरू होता है। पहला राउंड बेगम जीत जाती है और अब दूसरे राउंड में वो बस टाइम वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे जैसे तैसे करके अरेजू का इंटरेस्ट इस गेम से हटाना है। वो बॉल से बेवजह इधर उधर मारती रहती है। जैसे तैसे करके दूसरा राउंड अरेजू जीत जाता है, लेकिन तीसरे राउंड से पहले बेगम कहती है कि हमें चाय पीनी चाहिए। इस गेम के एटिकेट्स में चाय पीना भी है। अब चाय पीते पीते अरेजू से पूछता है कि क्या इस गेम के बाद हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे या नहीं। तो बेगम उसे भ्रमित करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बताती है। कभी कहती है कि तुम सभी खिलाड़ी एक गहरी नींद में हो, तुम वर्चुअल और रियलिटी की दुनिया में गेम खेल रहे हो। कभी कहती है कि असल में न्यूक्लियर वॉर की वजह से धरती तबाह हो गई है और जो अमीर लोग बचे हैं वो धरती के नीचे हैं और ऊपर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो उनको गेम खिला रहे हैं और उन पर पैसा लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो बस अरेजू को परेशान कर रही होती है ताकि अरेजू जल्दी गेम खेलना छोड़ दे। वो आगे कहती है कि जो तुम देख रहे हो ये एक भ्रम है और मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। अब अरेजू सीधे हॉस्पिटल के एक रूम में होता है और बेगम एक डॉक्टर की ड्रेस में होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें याद है जब तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त सड़क क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी से तुम सदमे में चले गए और तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके बगल वाले रूम में उसागी भी होती है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। वैसे ये सब कुछ बेगम की वजह से ही हो रहा है। उसने अरेजू के दिमाग को भ्रमित कर दिया है और अरेजू ये सब कुछ अपने ही दिमाग में सोच रहा है। बेगम अरेजू को एक दवाई खाने के लिए कहती है जिससे शायद वो इस गेम को पूरा नहीं कर पाएगा। तभी उसागी उसको रोकती है और वो अपना हाथ भी काट देती है। वैसे दोस्तों हमें लग रहा है कि उसागी उसी कमरे में है, लेकिन वो गेम की जगह पर ही है और अरेजू भी वहीं पर है। गेम की जगह में ही उसागी ने अरेजू को नीचे गिराया हुआ होता है, क्योंकि ये सब कुछ तो अरेजू के दिमाग में चल रहा है। फिर उसागी को देखकर उसका दिमाग काम करने लगता है और वो होश में आ जाता है। अब उसका दिमाग भी इस गेम में की जगह पर वापस आ चुका है। उसागी ने सच में ही अपना हाथ काट दिया था। फिर वो तीसरा राउंड भी खेलते हैं जो रात तक चलता है। फिर आखिरी गेम बेगम जीत जाती है, लेकिन इस गेम में हार जीत नहीं देखी जानी थी, बल्कि ये देखा जाना था कि प्लेयर ने पूरे 3 राउंड खेले हैं या नहीं। इस तरह इनडायरेक्टली अरेजू ही जीत जाता है और गेम भी खत्म हो जाता है।
तभी ऊपर से एक लेज़र लाइट आती है और बेगम भी मर जाती है। चारों तरफ पटाखे फोड़े जाते हैं। अब हर खिलाड़ी को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको इस देश का परमानेंट सिटीजन बनना है या नहीं। सबसे पहले अगुनी कहता है कि मुझे मंजूर नहीं है। फिर हेया कहती है कि मुझे भी मंजूर नहीं है। क्वीनी भी मना कर देती है। सिर्फ ब्लैक मैन और ब्लू शर्ट वाला कहता है कि हमें यहीं रहना है। हुडी भी कहता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें ठीक लगे वो दे दो। मिरागी भी कहता है कि मुझे मंजूर नहीं। उसागी और अरेज़ू भी ना कह देते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी तैयार हो जाइए क्लाइमैक्स देखने के लिए। तो सीन वहीं पर आ जाता है जहां से इस गेम की दुनिया की शुरुआत हुई थी। हम अरेज़ू, करोबी और छोटा को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं। वहीं पर हुडी, अगुनी, आन, क्वीनी, निरागी, टट्टा, उसागी सभी होते हैं। अरेज़ू, करोबी, छोटा अंदर जाते हैं। तभी आसमान से एक रॉकेट जैसी चीज़ उड़ती हुई आती है। सभी उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कुछ नहीं, कोई नई सी चीज़ है। पर तभी एक भयानक धमाका होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे एक परमाणु बम गिर गया हो। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो अरेज़ू घायल है और बचाव दल की टीम आ रखी है। चारों तरफ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सभी हुए लोगों को निकाला जा रहा है। न्यूज़ में बताते हैं कि टोक्यो में एक उल्कापिंड गिरने की वजह से इस जगह की सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पहचाने जा चुके लोगों में अरेज़ू, उसागी, हुडी, अगोनी, टट्टा, हेया, क्वीनी, मतलब कि ये सभी लोग होते हैं। अब अरेज़ू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो कहता है कि करोबी और छोटा दोनों ही मर गए, तो भला मैं कैसे बच गया। वहाँ पर उसका भाई भी होता है। वो कहता है कि तुम्हारी 1 मिनट के लिए धड़कन बंद हो चुकी थी। पूरे 1 मिनट तक तुम जिंदगी और मौत के बीच में थे। लेकिन अब अरेज़ू कहता है कि सिर्फ 1 मिनट, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं काफ़ी दूर बहुत लंबे समय के लिए किसी जगह पर रह रहा हूँ। हुडी को दिखाते हैं तो वो भी कहता है कि हमारा 1 मिनट तक के लिए दिल काम नहीं कर रहा था। हुडी के बगल में निरागी भी होता है। यानी कि दोस्तों, पूरे 2 सीज़न इन्होंने जो गेम्स खेले वो इस 1 मिनट के अंदर ही खेले होंगे। खैर, लगता तो ऐसा ही है। इनके दिमाग में बस यही सब कुछ चल रहा होता है। अब हेया को दिखाते हैं। अगुनी भी एक रूम में होता है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि 1 मिनट तक बिना धड़कन के जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। क्वीनी को दिखाते हैं तो वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा होता है। वो ऑपरेशन आन का होता है। आन भी बच जाती है। फिर उसको जब होश आता है तो क्वीनी तो अपनी माँ से मिलती है, अरेज़ू उसागी से मिलता है, लेकिन दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि वो रियल में नहीं मिले थे। फिर भी दोनों कहते हैं कि हाँ, लगता तो है जैसे हम पहले कहीं मिले हों, पर पता नहीं कहाँ मिले हैं। फिर दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं और आखिरी सीन में हम ताश के कुछ पत्तों को उड़ता हुआ दिखाई देते हैं और आखिर में बचता है जोकर। तो दोस्तों, इस जोकर के पीछे की क्या कहानी होगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका अगला सीज़न आएगा तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।